आपके सामने तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। जनता जनार्दन ने किस दल पर भरोसा जताया है और किस पार्टी और नेता को नकार दिया है। बस कुछ ही देर में प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू की जाएगी। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, 84 सलंबर और रामगढ़ साथ ही खिवसर सीट के उपचुनाव में किसका दांव चलता है और कौन सी पार्टी इन सीटों पर बाजी मारती है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और काउंटिंग से जुड़ी हर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सबसे बड़े एक्सपर्ट पैनल और सबसे बड़ी टीम के साथ मतगणना की महा कवरेज में हम आपको हर अपडेट बताएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे, 7 सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं। तो उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है। 18 से 22 राउंड में आपको बताएं कि वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले दौसा और 84 का रिजल्ट आएगा और सबसे अंत में झुंझुनू और सलुम्बर के रिजल्ट आएंगे। दरअसल ये मतदाताओं पर निर्भर करता है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है और इसीलिए झुंझुनू और सलुम्बर में ज्यादा मतदाता है, लिहाजा रिजल्ट बाद में आएगा और पहले आएगा दौसा और 84 का। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 69 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और जो हॉट सीटें बनी हुई हैं उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दौसा सीट की बात कर ले, देवली उनियारा सीट की बात कर ले, खिवसर सीट की बात कर ले, ये हॉट सीट बनी हुई है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले दौसा 84 का परिणाम आएगा। दौसा से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। दौसा का रुख सीधे कर रहे हैं। दौसा हॉट सीट कही जा सकती है। आशीष, जरा ये बताइए किस तरह से सियासी माहौल हलकों में नजर आ रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर रात बड़ी मुश्किल से प्रत्याशी की कटी होगी और आज है रिजल्ट का दिन। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज की जो रात थी वो बड़ी मुश्किल से प्रत्याशियों की कटी होगी, क्योंकि दौसा एक हॉट सीट है और किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री के भाई जगमोहन मीणा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस से डीसी बैरवा है जो सचिन पायलट के काफी नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में यह मुकाबला भले ही यहाँ पर जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन जो महा मुकाबला है वो एक तरीके से किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के बीच देखने को मिल रहा है। दोनों की प्रतिष्ठा और साख दांव पर लगी हुई है। अब कुछ ही देर बाद में यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। हम पंडित कंवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के पीजी ब्लॉक में खड़े हैं जहां पर मतगणना स्थल बनाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हो ये गेट नंबर 2 है जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी सहित जो आला अधिकारी है उनके लिए प्रवेश का गेट है। इसके अलावा जो अन्य जो गेट है वहां पर जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट है उनको प्रवेश दिया जाएगा। और सुरक्षा की बात करें तो ये दौसा का आगरा रोड है और आगरा रोड की इस पर वाहनों की आवाजाही आज दिन भर पूरी तरह बंद रहेगी जब तक मतगणना पूरी नहीं होगी। यहाँ पर जितने भी लिंक गलियां हैं उनको बंद किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुबह का समय, ऐसे में पुलिस की फोर्स बसों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से अपने पॉइंट पर पहुंच रही है और काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दौसा में किए जा रहे हैं। 12 प्रत्याशी दौसा में चुनावी मैदान में हैं और उनकी भाग्य का फैसला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा जब ईवीएम से परिणाम आना शुरू होगा। 7:30 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खुलेंगे, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। दौसा में ईवी जो मतगणना है उसके लिए 17 टेबल लगाई गई है। 17 टेबल यहाँ पर ये बताइए आशीष, क्योंकि जाहिर तौर पर सबसे पहले परिणाम तो दौसा में ही आएंगे, यानी हॉट सीट में तय हो जाएगा कि किसका दांव चला है, सचिन पायलट का या किरोड़ी लाल मीणा का। क्या अपने भाई को जिताने में कामयाब रहते हैं? साख दांव पर है दोनों नेताओं की। कितने राउंड में माना जाए कि यहां पर रिजल्ट घोषित हो जाएगा? आशीष, बिल्कुल, क्योंकि ऑल पूरी तरीके से 18 राउंड है, यहाँ पर 17 टेबल है। ऐसे में 18 राउंड के बाद में ही ये तय होगा कि कौन कितने वोट से जीता। लेकिन 11 से 12 राउंड के बाद ये कंफर्म होने लगेगा कि कौन किसकी लीड कितनी है और कौन इसमें विजय श्री पा रहा है। यानी रुझानों के आधार पर 10 से 11 राउंड के बाद में ये कहा जा सकेगा कि कौन आगे है और कौन जीत सकता है। और शुरुआत में पहले और दूसरे राउंड में जो परिणाम आएंगे, जो रुझान आएंगे, वो रुझान धीरे
धीरे बदलते रहेंगे, क्योंकि जो पहला जो राउंड शुरू होगा वो सैथल इलाके से शुरू होगा, जहां पर गुर्जर, ब्राह्मण और एससी मतदाताओं का बाहुल्य है और मीणा मतदाता भी है। ऐसे में मिक्स परिणाम शुरुआत में आएगा और उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट आएगा उसका जो ईवीएम खुलेंगी वो कुंडल इलाके से खुलेंगी, यहाँ भी एक मिक्स परिणाम आने की संभावना है। तीसरा जो राउंड होगा, तीसरा जो हम एक लोकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो लोकेशन के हिसाब से दौसा शहर आएगा, तो शहर पर भी सभी जाति और सभी वर्गों के जो लोग हैं उनका मतदान रहेगा, तो यहाँ भी एक मिक्स परिणाम देखने को मिल सकता है। फिर आता है किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का खुद का इलाका, ठीक है। आशीष आप बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता कपिल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, आज रिजल्ट का दिन है, जाहिर सी बात है कुछ प्रत्याशियों को पूरी रात नींद भी नहीं आई होगी, और सबसे पहले जो है अभी हमारे साथ आशीष जुड़े हुए थे, दौसा के बारे में बता रहे थे कि वहां का परिणाम सबसे पहले आएगा। अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की ये जो काउंटिंग है वो उदयपुर के फतेह स्कूल में होगी, और यहाँ पर क्योंकि सलूम्बर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वो पूरे प्रदेश में बेहद रोचक बना हुआ था। पूरे राजस्थान की नजर इस चुनाव पर थी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सलूम्बर विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी के विधायक रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद में यहाँ पर उपचुनाव हो रहा था। तो ऐसे में ये सीट बेहद रोचक थी। दूसरा, आदिवासी पार्टी यहां पर लगातार पनप रही थी, जिसके चलते यहां त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो नजर आ रहा था, और यही वजह थी कि इस सीट पर सभी की नजर थी। आज काउंटिंग का दिन है, ऐसे में जो काउंटिंग के से जुड़े जो अधिकारी हैं, मतगणना से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर में जो जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं वो भी यहां पर पहुंचने लगेंगे, और सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में 67.7% मतदान हुआ था, और इन मतों की गिनती के लिए आज 14 टेबल लगाई गई है। कुल 22 राउंड में यहां पर गिनती पूरी होगी। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए कि ये मतगणना स्थल उदयपुर का फतेह स्कूल है, जहां पर आप देखिए सुबह सुबह जो अधिकारी हैं मतगणना से जुड़े हुए, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो अब लगभग शुरू हो चुका है। अभी सूरज की किरणें तक नहीं निकली है, लेकिन जो अधिकारी और जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं वो काउंटिंग सेंटर पर अब पहुंचने लगे हैं। 2 टेबल लगाई गई है जो कि डाक मतपत्रों की गिनती करेगी, और 14 टेबल ईवीएम की काउंटिंग करेगी, ईवीएम में आए मतों की काउंटिंग करेगी। कुल 22 राउंड की काउंटिंग होगी, और माना जा रहा है कि 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद में 1 से 2 घंटे बाद में स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम रोचक रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कपिल, उपचुनाव में क्या यहाँ जाहिर तौर पर सिंपैथी कार्ड चलेगा या एक बड़ा इतिहास रचने की तैयारी मतदाता कर रहे हैं? ये आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सूरज भी नहीं अभी निकला है, और बावजूद इसके हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हर एक तस्वीर, हर एक मतदाता केंद्र की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए काउंटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। 8 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उसके बाद ईवीएम से जो वोट निकलते हैं उसकी गिनती होती है। क्या समीकरण यहाँ पर सियासी हलकों में नजर आ रहे हैं? सलूम्बर की अगर हम बात करते हैं, 3 बार के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के कब्जे वाली सीट रही है, लेकिन मुकाबला इस बार त्रिकोणीय। कपिल, बिल्कुल, देखिए 3 बार से यहाँ पर विधायक बीजेपी के अमृतलाल मीणा थे, लगातार जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, और बीजेपी ने यहाँ पर सहानुभूति कार्ड खेला और उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को टिकट दिया। आप देखिए कि न सिर्फ बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेला, एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया, बल्कि कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, पूर्व सीडब्ल्यूसी के सदस्य थे, सांसद और विधायक रह चुके रघुवर मीणा का टिकट काटकर रेशमा मीणा को टिकट दिया, और एक महिला प्रत्याशी, बीजेपी के महिला प्रत्याशी के सामने उतारा। ऐसे में मुकाबला जो है 2 महिलाओं के बीच में नजर आने लगा। लेकिन इस बीच बाप पार्टी, जो कि आदिवासी अंचल में लगातार पैर पसार रही है, उस पार्टी के से जुड़े हुए जो सलूम्बर में यहाँ पर आना चाहती थी जितेश कटारा की जो एंट्री यहाँ पर हुई है, जिस तरह से बाप ने उम्मीदवार यहाँ पर बनाया, त्रिकोणीय मुकाबला आ गया है, किस तरह से सियासी समीकरण यहाँ पर बदले हुए इस बार नजर आए हुए हैं? कपिल,
बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था कि जितेश कटारा को एक बार फिर भारत आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। पिछली बार भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और काफी बड़ी तादाद में जो वोट हैं वो उन्होंने प्राप्त किए थे। हालांकि उस समय वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बनता जा रहा है। जो सलूमर विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कुबाब पार्टी ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आदिवासी पार्टी की ओर डाइवर्ट किया जा सके। तो ये एक बड़ी वजह रही कि मुकाबला जो है वो रोचक हो रहा है और बाप पार्टी ने अब जो एंट्री सलूमर विधानसभा क्षेत्र में मारी है वो कितनी सफल होगी ये आज रुख करेंगे। टोंक से हमारे साथ दौलत पारिक जो है वो भी लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दौलत, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अभी सलूमर से संवाददाता तस्वीर दिखा रहे थे, हलचल तेज हो चुकी है, सुबह की किरणें जो है निकल चुकी हैं और अभी फिलहाल वहां पर क्या हलचल है जरा दिखाइए और क्या समीकरण बनते हुए? माहौल बिगाड़ते हैं, अशांति का, हिंसा का माहौल बनाते हैं, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि काउंटिंग में बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर, राजस्थान में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 7 सीटों पर राजस्थान में तो अध्यक्ष जी कह चुके हैं आपको कि क्या स्थिति रहती है, देखते हैं क्या लोकल फैक्टर काम कर जाते हैं। तो मैं विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने और पीसीसी ने बाकायदा पहले बुला के बात करी सबसे, और उसके बाद में टिकट वितरण भी हुए हैं, कैंपेन भी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी परिणाम अच्छे रहेंगे। झारखंड में सर, झारखंड में किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि झारखंड में मैं गया तो नहीं हूँ, पर जो सुनते मैं समझता हूँ कि माहौल तो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उम्मीद करते हैं कि परिणाम सब जगह अच्छे रहने चाहिए। तो हर जगह कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे राजस्थान के उपचुनाव में उन्होंने कहा कि लोकल फैक्टर्स काम करेंगे और जाहिर तौर पर अब कुछ ही देर में काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। तो आखिरकार ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तो किसके भाग्य का जो है वो सितारा देखने को मिलेगा। हमारे साथ दौलत पारिक जुड़ गए हैं। दौलत, थप्पड़ कांड देवली उनियारा जैसे ही नजर आता है, जैसे याद आता है, आप ही ने ब्रेक की थी खबर, इसका कितना असर, किस तरह से सियासी समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? और सबसे पहले तस्वीर के माध्यम से जरा दिखा दीजिए तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था की। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी आप देख रहे हैं और समरावता कांड के बाद में जिस तरह से यहाँ के सीट के समीकरण बदले हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। मतगणना के बाद ही तय हो पाएगा। बीजेपी कांग्रेस के अलावा नरेश मीणा क्या कितना कर पाते हैं वो मत पेटियों के बाद ही तय होगा। लेकिन हाँ, समर्थकों में काफी उत्साह है। रात भर से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर नरेश मीणा के समर्थक है वो जीत का दावा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि अब भी टक्कर उन्हीं के बीच में है। ऐसे में 8 बजे बाद ठीक 10 बजे या 11 बजे तक ये तय हो पाएगा कि क्या स्थिति किन समीकरण मतलब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो ही पता चल पाएगा। लेकिन ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है, रोचक है और समरावता कांड के बाद चर्चित भी है और नजरें भी इस पर है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ तैनात है। 1 किलोमीटर से भी पहले बैरिकेड लगाए गए, बिना पास, बिना वेरिफिकेशन के मतगणना केंद्र के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण 8 बजे के बाद जैसे जैसे मतों की गिनती शुरू होगी, मतपेटियां खुलेगी, किसको कितने वोट मिले, ये बेहद ही महत्वपूर्ण देखने वाली बात है। जी बिल्कुल दौलत, देवली उनियारा सीट अब हॉट सीट भी बनी हुई है। सबकी नजरें जैसे कि आपने बताया कि उसी पर टिकी हुई है। कितने राउंड की काउंटिंग होने वाली है और वहां पर क्या समीकरण बनते हुए, क्योंकि 13 तारीख को जब उपचुनाव हुए थे, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। जरा अभी तस्वीर भी दिखाइएगा और कितने राउंड की काउंटिंग होने वाली है ये भी जरा बताइएगा और कब तक नतीजे आने के अनुमान? 16 टेबल पर 20 राउंड में मतगणना होने वाली है और समरावता कांड के बाद 12 बजे जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद में वोट जो यूथ है किस तरह गए, लोग किस तरह से नरेश मीणा को पसंद करे या ना पसंद करे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद अब 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 10 बजे तक ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद किस तरह से
आगे बढ़ती है मतगणना उससे तय होगा। समीकरण सीधे तौर पे देखा जाए तो कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य यहाँ तय होने वाला, क्योंकि बीजेपी का जो टिकट है वो कन्हैयालाल चौधरी का है, कांग्रेस का टिकट है वो हरीश मीणा का टिकट है, और बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा लड़ते रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का ही एजेंट होने का दावा कर रही है, हालांकि वो सभाओं में सचिन पायलट जिंदाबाद, विजय बैसला जिंदाबाद लगाते हुए नारे नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए नरेश मीणा कितनी मुश्किलें खड़ी करते हैं, या जीतने के बाद में किसके लिए नरेश मीणा एक अच्छा साबित होते हैं, ये देखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। बदलेंगे नरेश मीणा की एंट्री की वजह से, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये मुझे बताइए, वहां पर कौन से फैक्टर्स हैं जो हावी रहे हैं, चूंकि आप लगातार मतदाताओं से भी बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स का किस तरफ रुख रहा, जरा ये भी बताएं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, जातिगत समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस सीट पर। मीणा बाहुल्य सीट और कांग्रेस लगातार 2 बार से जीतती आ रही है। हरीश मीणा का जो मैनेजमेंट है, लगातार 3 चुनाव वो जीत चुके थे, ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन नरेश मीणा की एंट्री के बाद में कांग्रेस के लिए समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब नरेश मीणा को कितने वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, नरेश मीणा के राजनीतिक भविष्य या राजनीतिक सफर के साथ साथ हरीश मीणा का भी सफर है, वो यहां से तय होने वाला है। बीजेपी स्पष्ट तौर से कहती रही है कि ये सीट कांग्रेस की है, ऐसे में अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हाथ नहीं लगती तो जनता हमारे काम को स्वीकार करेगी या ना करेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस अगर हारती है तो कांग्रेस के लिए बेहद नुकसान वाली बात है। नरेश मीणा को कितने वोट मिलते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी अगर जीतती है तो सरकार के कामकाज के साथ कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहाँ इस सीट पर होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल दौलत, क्योंकि जब 13 तारीख को आपने तस्वीरें भी दिखाई थी, सबसे पहले खबर भी ब्रेक की थी, जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसी के बाद से जो है हलचल उस सीट पर ज्यादा देखने को मिली थी। उसके बाद से नरेश मीणा ने जो है नाम लिया था, एक बहुत ज्यादा जो चर्चाओं में था कि किरोड़ी लाल मीणा ही अब उनको बचाएंगे। क्या लगता है कि क्या समीकरण बनते हुए, और क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है सहानुभूति फैक्टर भी देखने को मिला होगा, क्योंकि उस वक्त देखने को मिला था बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो नरेश मीणा के समर्थन में थे। देखिए, 12 बजे थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में मीणा समाज से युवा जितने भी है, मीणा इलाकों के जितने भी मतदान बूथ है, वहां पर ऐसा देखा गया कि 90% या 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थन में कितने वोट पड़े, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण वाली बात है। साथ ही साथ गुर्जर समाज के वोट भी नरेश मीणा को पहले मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद में वो समीकरण क्या बदले हैं। उसके साथ ही साथ जो बीजेपी में गुटबाजी थी, बीजेपी में खेमेबाजी थी, नाराजगी थी, वो भी सारे मत जो है वो नरेश मीणा के समर्थन में जा रहे थे। ऐसे में अब मतपेटियों की गणना से ही तय होगा कि किसको कितने वोट मिले हैं, और अब जो आगे है वो किस तरह से रहने वाला। जी, ये जैसे मतगणना शुरू होगी 8 बजे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। जी अच्छा दौलत, चूंकि संवेदनशील इलाका ये हो चुका है, जिस तरीके से थप्पड़ कांड में हमने हिंसा भी देखी है, अतिरिक्त किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, जरा अगर तस्वीरों के माध्यम से हो संभव दिखाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर हमें दिख रहा है अभी अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि सूरज अभी नहीं निकल पाया है, लेकिन उससे पहले आप लोग तैनात है और आप ही के जरिए हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, सूरज अभी नहीं निकला है। आप सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां से 200 मीटर दूरी पर दोनों साइडों में पुलिस का बेहद जाब्ता में तैनात है। इसके साथ ही साथ अंदर आरएससी और सीएपीएफ के जवान हैं, वो सुरक्षा अंदर की सुरक्षा रखेंगे। 1-1 किलोमीटर से पहले बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और बैरिकेड पर बिना पासदारी, बिना जानकारी के, बिना वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस बार देखिए महत्वपूर्ण हो गया है इस समरावता कांड के बाद कि जो एजेंट है उम्मीदवारों के, उनका भी सत्यापन किया गया, और उनके सत्यापन के बाद ही उनकी एंट्री की जाएगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि पुलिस किसी तरह की कमी, किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती है। बेहद जरूरी भी है दौलत, नजर बनाए रखिएगा। अब जरा झुंझुनू का रुख लेते हैं। कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। जाट बाहुल्य सीट है कृष्ण, औला परिवार की किस्मत दांव पर लग रही है, किस तरह के सियासी समीकरण आप देख पा रहे हैं ये तो आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के माध्यम से तैयारियां दिखा दीजिए, व्यवस्था की किस तरह से चुनाव
चुनाव आयोग की रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। जी, इस समय मैं मौजूद हूं जो सेठ मोतीलाल कॉलेज मतगणना स्थल है उसके बाहर, और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा रहेगी, और करीब 600 के आसपास पुलिसकर्मी हैं, वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं 16 SI और 5 डिप्टी और 3 एडिशनल SP है, वो इस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जो मतगणना है उसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, और 8 बजे है वो मतगणना शुरू होगी। 22 राउंड में है वो झुंझुनू विधानसभा की मतगणना होगी, और पहला रुझान है वो करीब 8:45 बजे के आसपास मिलेगा। और आज जो झुंझुनू के नए विधायक का फैसला है वो भी हो जाएगा। और बात करूं तो झुंझुनू विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, और इस पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। यहां से सांसद ब्रजेंद्र ओला के जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है, और यहां से सांसद ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला है उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा था, और निर्दलीय राजेंद्र सिंह गुडा है उन्होंने भी इस बार उदयपुर वाटी के बजाय झुंझुनू से ताल ठोकी है। तो यहाँ से भी मुकाबला है वो दिलचस्प होगा, और लोगों की निगाहें हैं वो राजेंद्र गुड़ा यानी कि लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा पहचान उनकी बन चुकी है। उनकी एंट्री की वजह से सियासी समीकरण किस तरीके से बदले, जरा ये बताइए। जी, मैं बता दूं कि राजेंद्र गुडा की एंट्री की वजह से जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था उसमें बड़ी सेंध राजेंद्र गुडा लगा पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जो उनकी सभाएं थी उनमें जो मुस्लिम समाज और जो दलित समाज है उनकी खासी भीड़ उमड़ी थी। वहीं मुस्लिम महापंचायत ने इस बार कांग्रेस से टिकट की मांग की थी और मुस्लिम समाज से उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में पूरे विधानसभा उपचुनाव है वो राजेंद्र सिंह गुड्डा की एंट्री हुई, और उन्होंने उदयपुर वाटी के बजाय झुंझुनू से है वो अपनी टाल ठोकी है। और यहाँ से मुकाबला है वो त्रिकोणीय राजेंद्र गुड्डा की वजह से ही बना है। जी, मुस्लिम वोटर्स कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होंगे? नाराजगी देखने को मिली थी, मांग थी कांग्रेस से कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। कई सभाओं में यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला जब यहाँ उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। क्या ये गुस्सा जी मेरा प्रश्न आपसे सवाल है, क्या ये गुस्सा मतदाताओं के बीच जब वो सेंटर पर गए हैं मतदान करने के लिए वहां तक काफूर हो गया था, ये या फिर ये गुस्सा देखने को मिला था? कितना बड़ा फैक्टर होगा आज? जी, मैं बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर जो दलित और मुस्लिम है वो जब जिस पार्टी के साथ गए हैं वहां से झुंझुनू विधानसभा से उसी पार्टी की जीत हुई है। और बीते चुनाव की बात करें तो लगातार बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और सुबह 8 बजे का इंतजार सभी को है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राजस्थान की 7 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि 7 में से 5 ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जो है लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दौसा की हमने आपको तस्वीर दिखाई, सुबह की सलूम्बर की तस्वीर दिखाई जहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, और चप्पे पर हमारे जो रिपोर्टर्स है वो तैनात है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है संवाददाता जुड़े थे झुंझुनू से, वो भी यही कह रहे थे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। झुंझुनू सीट से संवाददाता जुड़े थे, वहां पर भी आपको बता दें त्रिकोणीय मुकाबला है। राजेंद्र भांबू बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से अमित ओला यानी ओला परिवार की जो दाव पेच की राजनीति वो भी देखने को मिली। और आपको बता दें कि यहां से जो है राजेंद्र सिंह गुड़ा निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कि कई ऐसी सीटें हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उन्हीं का रुख करेंगे। डूंगरपुर से जयेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है 84 में, चूंकि ये एक पूरी तरह से आदिवासी बेल्ट है, सियासी समीकरण क्या है ये भी दिखाइए, लेकिन उससे पहले व्यवस्थाओं का जरा जायजा लेते हुए हमें तस्वीरों के माध्यम से अपडेट दीजिए।
देखिए, डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना आज जिला मुख्यालय के एसबीपी कॉलेज में है। अभी सुबह का समय है और जो काउंटिंग एजेंट है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम है, जो पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और जो जितने भी लोग यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, काउंटिंग एजेंट्स आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, उन सभी को कड़ी जांच के बाद में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और बारी बारी से सबको दोहरी डबल लेयर में जो है सुरक्षा है उनमें चेकिंग करके इनको प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। इससे पहले यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है पूरी कर ली गई है। 84 विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर 2,55,000 मतदाता है, जिसमें से करीब 1,90,000 मतदाताओं ने मतदान किया था, जो कि प्रतिशत की बात करें तो 74.34% मतदान जो हुआ था। राजनीतिक समीकरणों की बात करें, सियासी समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर कुल 10 उम्मीदवार बिल्कुल जयेश, यहाँ पर कारीलाल मीणा और महेश रोज जो कि कांग्रेस की तरफ से, और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा वो तस्वीर जब सीएम भजन लाल पहुंचे थे और कारीलाल मीणा से कहते हुए नजर आए थे, जो वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने